हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान के प्रश्न पत्र 2022 को हल करना स्टार्ट करेंगे। ये प्रश्न पत्र उत्तराखंड बोर्ड का है, जिसके अंतर्गत हम भाग एक में आज प्रश्न संख्या 1 से 13 तक हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न पत्र को हल करना। प्रश्न संख्या 1 है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर में 4 विकल्प दिए गए। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अर्थात हमारे पास शुरुआत में पहले क्वेश्चन में क से च तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आपको सही आंसर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या क, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलियन का पीएच मान संभवतः होगा। क्योंकि हमें पता है लिटमस का रंग जो नीला होता है वो क्षार के अंतर्गत होता है, यानी कि जब क्षार में उसे डुबोया जाता है, और क्षार का पीएच 7 से अधिक होता है। जबकि अगर लिटमस पेपर को अम्ल में डुबाया जाता है तो वो लाल हो जाता है, और अम्ल का पीएच 7 से कम होता है। तो इसका मतलब विलियन जो है वो हमारा क्षारीय है, और क्षारीय विलियन है तो उसका पीएच जो होगा 7 से अधिक होगा। तो इसका आंसर सही होगा 10। जिस विलियन का पीएच 7 से कम होता है वो अम्ल, और जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है, हमारा उदासीन विलियन कहलाता है। प्रश्न संख्या ख है, व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCO2, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH का होल ट्वाइस अर्थात कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बुझा हुआ चूना है, और CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ये आपका बिन बुझा चूना है। तो फिलहाल इसका सही आंसर होगा CaOCl2, अर्थात व्यंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2। नेक्स्ट है, निर्वात में प्रकाश की चाल है। निर्वात में प्रकाश की चाल ये आप याद रखेंगे 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट। प्रश्न संख्या घ है, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है जब वो पायरुवेट में टूटता है तो वो कोशिका द्रव्य में होता है, और जब पायरुवेट का जो विखंडन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा जब देता है, तो ये जो क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। कोशिका द्रव्य में क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध V बराबर IR हम जानते हैं, उसने पूछा है R V/I, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर को हम बोलते हैं ओम, या हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं विद्युत प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से सूर्य को सुरक्षा प्रदान करती है। इसका सही आंसर होगा ओजोन। ओजोन गैस, ओजोन गैस, यहां पर गैस नहीं लिखा हुआ है, तो ओजोन गैस इस पराबैंगनी विकिरण को से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, द्विव विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। द्विव विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल इन्होंने पूछा है। तो आंसर सेकंड है। हम लिख सकते हैं सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 NaCl। अर्थात देखो, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसमें Ba सल्फेट के साथ होगा और NaCl के साथ बन जाएगा। तो ये है आपका सोडियम सल्फेट, यह है बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट,
सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ऐसी और बहुत सब रिएक्शन है, आप कोई भी एक रिएक्शन दे सकते हैं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखो Na2Cl के साथ चला गया और Ba किसके साथ चला गया, सोडियम सल्फेट के, तो इनमें आयनों का आदान प्रदान हो गया, तो इसे बोलते हैं द्विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो आंसर थर्ड है। सॉल्यूशन करना पड़ेगा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अर्थात आर, ये दी हुई है आपके सामने 25 सेंटीमीटर। और चूंकि हम जानते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का जो संबंध है वो F बराबर होता है R/2, तो F बराबर 25/2, 2 से 25 को काटेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर। तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वो 12.5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गर्म निरोधन की किन्हीं दो युक्तियों का नामोल्लेख कीजिए। मतलब गर्म निरोधक की जो युक्तियां हैं वो आपको बतानी है, तो आंसर 4 है। इसकी दो युक्तियां, फर्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं जैसे पुरुष नसबंदी या स्त्री नसबंदी। और सेकंड है इसका कॉपर टी का उपयोग भी, हम कॉपर टी के उपयोग से भी गर्भ निरोधन की एक युक्तियों में आता है, कॉपर टी का उपयोग, कॉपर टी का उपयोग। क्वेश्चन 5 है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? क्योंकि आंसर 5, हम जानते हैं यदि हम एक चुंबक बनाएं और उनके स्पर क्षेत्र रेखाएं खींचे, मान लो ये N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, हमें पता है N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं कुछ इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इस प्रकार से। और भी हम बना सकते हैं, ये N से निकली और S में प्रवेश करती हैं। तो यदि हम इस स्पर्श रेखा के किसी भी पॉइंट पर एक, यदि हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचे तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो यदि अगर हम ये देखें कि ये एक दूसरे को मान लो ऐसे काट देती हैं इस प्रकार से, तो इस पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा इधर खींची जाएगी और एक स्पर्श रेखा यहां खींची जाएगी, और इस पॉइंट पर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, आता है उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी।
होंगी जो संभव नहीं है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण हमें लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा आंसर 6। तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों के एक एक उदाहरण हमें देने हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं जैसे फलों, सब्जियों के छिलके छिलके आदि, या मल मूत्र जिसे भी इसका एक उदाहरण हो सकता है। और अजैव निम्नीकरणीय के जो उदाहरण है जैसे प्लास्टिक, कूड़ा कचरा प्लास्टिक का, जैसे प्लास्टिक और चमड़ा आदि, और भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक पूछा था तो हम इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए तथा इसके दो उपयोग भी बताइए। तो आंसर 7, पीओपी की जल से अभिक्रिया कराने पर जिप्सम बनता है, जिप्सम प्राप्त होता है। तो पीओपी का जो फॉर्मूला है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और अगर हम इसकी जल से अभिक्रिया करा दें 3/2 H2O से अभिक्रिया करें तो जिप्सम बनता है CaSO4 इंटू 2H2O। तो ये इसकी रिएक्शन है। साथ ही इसने पूछा है इसके दो उपयोग भी बताइए। तो दो उपयोग इसके पीओपी के उपयोग, फर्स्ट हम लिख सकते हैं जैसे मूर्तियां आदि बनाने में, तो जैसे अगर हमारी पैरों की हड्डियां टूट जाती हैं तो हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर इसका किया जाता है। या दूसरा एक एग्जांपल है घरों की दीवारों को सजाने में, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। क है तो 8 का क, जैसे इसमें दिया हुआ है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। इस रिएक्शन को हमें संतुलित करनी है। तो इस रिएक्शन को संतुलित करने के लिए यदि हम देखें Fe के यहाँ पर कितने हैं 3, तो Fe के हमारे पास 3 होने चाहिए, तो हम Fe के 3 यहाँ पूरे कर देते हैं। अब अगर हम देखें Fe के 3 है, O के 4 है, तो O के अगर 4 पूरे करने हैं तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा 4। अब O के पूरे हो जाते हैं, H के हमारे पास अब 8 हैं, तो यहाँ पर H के 2 हैं, तो अगर हम यहाँ भी 4 लगा दें तो H के भी 8 हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये समीकरण संतुलित हो जाती है। आपको यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3। और ख पार्ट अगर इसका देखें जैसे NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O है। तो इसे अगर संतुलित करना है तो उसके लिए जैसे हम Na के अगर यहां पर देखें 2 हैं, तो Na के अगर 2 पूरे करने हैं तो हमें यहां पर 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जब समीकरण संतुलित करते हैं तो केवल हम गुणज में लिखते हैं इसके। तो 2 Na हो गया, H2SO4। अब यदि यहां भी 2 लगा दें H2H2O तो ये समीकरण संतुलित हो जा सकते हैं। आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो यहां पर 2 और यहां पर
2। ये ट्रायल एंड एरर मेथड से हम इनका आंसर दे सकते हैं। ऐसी रिएक्शनें हमेशा पूछी जाती हैं समीकरण संतुलित करने के लिए कक्षा 10 के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा परपरागण में क्या अंतर है? 2 नंबर में इसका आंसर देना था। और 10th क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो सबसे पहले हम देखना है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर क्या है। तो थोड़ा इसमें लिखना ज्यादा था तो इसलिए पहले से मैंने लिखे हुए हैं। तो स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर है? स्वपरागण, इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिका, उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प की वर्तिका पर पहुंचते हैं, जबकि परपरागण में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प पर पहुंचते हैं। दूसरा है, इसमें परागकणों को नष्ट होने की संभावना कम होती है, इसमें परागकणों के नष्ट होने की संभावना अधिक होती है। थर्ड है, इसमें उत्पन्न बीज कम ओजस्वी होते हैं, इसमें उत्पन्न बीज अधिक ओजस्वी होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं। इस क्रिया में विभिन्नताओं की संभावना कम होती है, मतलब अलग बनने की संभावना कम होती है, अलग उसके गुण प्रकट होने की संभावना कम होती है, और इसमें विभिन्नताओं की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो उस समय जो हमारे मुंह में लार बनते हैं उसका पाचन में क्या रोल है भोजन को? तो इसका आंसर इस प्रकार है, भोजन के पाचन में लार की भूमिका निम्न प्रकार है। नंबर 1, यह भोजन को गीला और चिकना करते हैं, जिससे भोजन को चबाने और निगलने में आसानी होती है। लार की उपस्थिति में टाइलिन विकर भोजन की मंड को माल्टोज शर्करा में बदल देता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है, और लार दांतों के बीच फंसे अन्य कणों को निकालने में भी सहायता करती है। इस प्रकार से इन दोनों का आंसर आप यहां से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 11, उस ऊतक का नाम बताइए जो निम्नलिखित पौधों में जल एवं खनिज लवणों का वहन करता है। तो 11 का आंसर है 11 आंसर क, इसका है जाइलम। जाइलम हमें क्या करता है? पौधों को जल और खनिज लवणों को पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि उनके वहन, खनिज, जल और खनिज लवणों का वहन करता है पौधों में। या अमीबा के द्विखंडन के चित्र द्वारा दर्शाइए। अमीबा के द्विखंडन का केवल आपको चित्र बनाना है। तो इसका चित्र इस प्रकार से होता है। अमीबा का जब द्विखंडन होता है तो कुछ इस प्रकार से होता है। इसका जो केंद्रक होता है ये 11 का ख है। ये अमीबा है, और ये अमीबा यहां से फैलना शुरू होगा केंद्रक से, और केंद्रक से फैलते फैलते इस प्रकार से विखंडित हो जाएगा। इस प्रकार ये 2 डॉटर अमीबा होंगी, 2 डॉटर अमीबा बन जाती है। तो आपको ये चित्र बनाना था बस। इसमें केंद्रक से विखंडन होना शुरू हो जाता है और एक अमीबा 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 डॉटर्स में टूट जाता है। तो इस प्रकार अमीबा का विखंडन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2 विद्युत बल्बों में क्रमशः 60 वाट और 240 वोल्ट तथा 40 वाट तथा 240 वोल्ट अंकित है। इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा? तो हम इसे सॉल्व करें। अगर 12 सॉल्व करने के लिए बोला है तो पहले के लिए मान लो P1 है, पहले बल्ब के लिए P1 कितना दिया हुआ है? 60 वोल्ट, और P2 जो दिया है, सॉरी P2 दिया है 40 वोल्ट, और पहले बल्ब के लिए वोल्टेज जो दिया है V1 वो 240 वोल्ट, और V2 जो दिया है वो भी 240 वोल्ट ही दिया है। तो इनमें से किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? क्योंकि हम जानते हैं P बराबर V इंटू आई, और I को अगर लिखें V इंटू आई का जो वैल्यू होता है V अपॉन आर, तो P बराबर जो हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन आर। तो ये इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। तो पहले बल्ब के लिए बल्ब का प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं R बराबर V स्क्वायर अपॉन R, और V हमारे पास गिवन है पहले बल्ब का 240 गुना 240 2 बार लिखेंगे, और R सॉरी ये P है, P कितना है? 60, ये इससे काटेंगे
4 की 240 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और एक 9, 960 ओम। और इसी प्रकार ये R1 मान लेते हैं, दूसरे P1, दूसरे बल्ब का प्रतिरोध, इसे हम R2 मान लेते हैं और लिख देते हैं V2 स्क्वायर बटे P2 इस फॉर्मूले से, क्योंकि R अगर निकालेंगे तो V स्क्वायर अपॉन R आएगा, सेम है 240 गुना 240 बटे 40, ये इससे काटेंगे 6, 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 अर्थात ओम, इतने ओम। तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक है? दूसरे बल्ब का, यानी कि हम कह सकते हैं 40 वाट, 40 वाट के बल्ब का प्रतिरोध अधिक है। जिसकी शक्ति कम होती है उसका प्रतिरोध अधिक होता है, इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं। P और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जिसकी शक्ति कम होगी उसका प्रतिरोध अधिक होगा। लेकिन उसने गणना करने के लिए क्यों बोला था, तो हमने गणना की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है 13 का क, ओम का नियम क्या है? तो ओम का नियम क्या है, तो इसके लिए हम लिख देते हैं आंसर 13 क, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है? ओम ने वोल्टेज तथा धारा के बीच संबंध बताया था। उन्होंने बताया इस नियम के अनुसार, आप इस प्रकार लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदलें तो उसमें बहने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। है। जैसे अगर विभवांतर V है तो V जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा I के, या फिर हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं V अपॉन I बराबर, यहां पर एक कांस्टेंट लगा देंगे जब I बटे में जाएगा, या कुछ आप इस प्रकार से लिखें V बराबर, ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे R और I। तो जो ये R है, जहां R क्या है, तार का या चालक का, तार का प्रतिरोध बोलते हैं, प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध या चालक का प्रतिरोध। तो ये ओम का नियम है, V बराबर IR। और यदि हम V और I के बीच ग्राफ खींचें, तो एक ग्राफ अगर बनाया जाए तो V और I के बीच अगर इधर I लें और इधर V लें तो हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होता है। यानी कि हम I को चेंज करते जाएं तो वोल्टेज भी चेंज होता चला जाएगा। तो जब उनके बीच एक ग्राफ खींचेंगे तो वो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा, यही ओम का नियम है। क्योंकि ये एक नंबर में था तो इतना इतना काफी है। तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13 का ख है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कह सकते हैं इसे हम। तो 13 ख, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का नियम।
फ्लेमिंग ने दाएं हाथ के नियम द्वारा किसी भी चुंबकीय प्रेरण में, जब चुंबकीय प्रेरण की घटना होती है तो उस समय जो एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है उसकी दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक की गति, उन तीनों में एक संबंध बताया था। तो या हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित धारा की जो दिशा होगी उसकी दिशा को बताने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का यूज करते हैं। यदि हम अपने दाएं हाथ के यानी कि राइट हैंड को इस प्रकार फैलाएं, उसकी तर्जनी उंगली और माध्यमा उंगली को इस प्रकार फैलाएं और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, अर्थात इस प्रकार से और ये तीनों परस्पर लंबवत हैं, तो इसमें जो अंगूठा होगा वो चालक की गति को और जो तर्जनी उंगली होगी वो चुंबकीय क्षेत्र को और माध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करते हैं। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। तो इसे हम लिख सकते हैं, यदि इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी उंगली तथा माध्यमा उंगली इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों परस्पर लंबवत हों। तो अंगूठा चालक की गति, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा माध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करती है। इस प्रकार इस नियम को हम लिख सकते हैं।